तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले कि आखिर दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब होता है और किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना किया जाता है। आखिर दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन होते हैं, तो आज के इस वीडियो में यही टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपने तराइन का युद्ध के बारे में नहीं पढ़ा होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, वहां से पढ़ सकते हैं। अगर आप तराइन के युद्ध को पढ़ लेते हैं तो आपको समझने में आसानी होगी कि आखिर किस तरीके से दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। तो थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ। तो जो तराइन का युद्ध कब होता है, तो 1191 ईस्वी में भी होता है और 1192 ईस्वी में भी होता है। तो जो 1192 ईस्वी में तराइन का युद्ध होता है उसमें पृथ्वीराज चौहान जो कि दिल्ली का शासक रहता है वो हार जाता है और मोहम्मद गोरी जो कि अफगानिस्तान का तुर्क शासक रहता है वह जीत जाता है। तो वहीं से दिल्ली सल्तनत की स्थापना की शुरुआत होती है। मोहम्मद गोरी से दिल्ली सल्तनत की स्थापना नहीं होती है, लेकिन वहां से शुरुआत होती है। आखिर कैसे, तो समझिए यहाँ पर। तो आपको बता दूं कि मोहम्मद गोरी का एक गुलाम रहता है, उसका नाम क्या रहता है, तो उसका नाम रहता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि मोहम्मद गोरी का गुलाम रहता है, गुलाम रहता है। आखिर यह गुलाम कैसे रहता है, तो आपको बता दूं कि अभी के टाइम में मान लीजिए कि भेड़ बकरी हो गया, गाय भैंस हो गया, उसको खरीद सकते हैं। लेकिन उस समय क्या होता था, तो उस समय दास और दासियों का अलग बाजार लगता था। उस समय आदमियों को भी खरीदा जाता था। तो उसी समय जब कुतुबुद्दीन ऐबक बच्चा था तो उस समय एक व्यक्ति के द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीद लिया जाता है। लेकिन बाद में जो मोहम्मद गोरी रहता है वह कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीद के लेते आता है और उसको शिक्षा देता है, युद्ध करने की कला को सिखाता है और कुतुबुद्दीन ऐबक युद्ध में यहाँ पर निपुण भी हो जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक रहता है वह गुलाम रहता है। तो किसका गुलाम रहता है, तो मोहम्मद गोरी का गुलाम रहता है। और आपको बता दूं कि जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है, कहा जाता है कि मोहम्मद गोरी की मृत्यु किसके द्वारा होती है, तो खोखर जो जनजाति रहते हैं उनके द्वारा। जो खोखर जनजाति रहते हैं वह मोहम्मद गोरी को मार डालते हैं। और जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है 1206 ईस्वी में, 1206 ईस्वी में जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है तब जाकर कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि मोहम्मद गोरी का गुलाम रहता है उसके द्वारा 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना किया जाता है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किया जाता है और 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की भी स्थापना किया जाता है। गुलाम वंश की स्थापना किया जाता है। गुलाम वंश की भी स्थापना किया जाता है 1206 ईस्वी में। तो आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की भी स्थापना किया जाता है और दिल्ली सल्तनत की भी स्थापना किया जाता है। और संस्थापक का नाम क्या हो जाएगा, तो संस्थापक का नाम हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि गुलाम रहता है। तो इस तरीके से दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। अब बात करते हैं कि आखिर कुतुबुद्दीन ऐबक कौन कौन से कार्य करते हैं और किस तरीके से शासन करते हैं। वैसे तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक रहता है वह बहुत ही यहाँ पर कौशल योद्धा रहता है, बहुत ही निपुण योद्धा रहता है। क्योंकि जितने भी युद्ध होते हैं, जितने भी भारत में युद्ध होते हैं उसमें यहाँ पर मोहम्मद गोरी का यहाँ पर साथ देता है और सभी युद्धों में जीत जाता है। जिसके कारण मोहम्मद गोरी जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसको सेनापति बना देता है, सेनापति बना देता है, जिसको कि मलिक के नाम से जानते हैं। इसके अलावा सिपा सलार जो कि सेनापति को ही कहते हैं, सिपा सलार जो कि सेनापति को ही कहा जाता है, उसकी उपाधि दिया गया था। जब कुतुबुद्दीन ऐबक राजा नहीं बनते हैं यानी कि शासन पर नहीं बैठते हैं उससे पहले उसको सिपा सलार का उपाधि दिया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपको बता दूं कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसको लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था। लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था। आखिर लाख बख्श क्यों कहा जाता था, तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पर लाखों का दाता, यानी कि वह बहुत ही ज्यादा दानकारी था।
यानी कि दान देने में सबसे ज़्यादा आगे था। तो इसी कारण जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसको लाख बख्श भी कहा जाता है, यानी कि लाखों का दाता। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं कि आखिर जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो कौन कौन सी चीज़ों का निर्माण करवाया था। तो यहाँ पर देखिए, तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसके द्वारा सबसे पहले कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। और कहाँ पर करवाया गया था? तो दिल्ली में करवाया गया था, दिल्ली में करवाया गया था। उसके बाद फिर यहाँ पर 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा इसका निर्माण करवाया गया था। ये भी एक तरीके का मस्जिद ही था। और इसका निर्माण कहाँ पर करवाया गया था? तो इसका निर्माण राजस्थान के अजमेर शहर में करवाया गया था। अब बात करते हैं सबसे मेन पॉइंट की। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसके द्वारा कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया था। तो कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया था, कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया था। लेकिन जो कुतुब मीनार का निर्माण का कार्य रहता है वह अधूरा रह जाता है, क्योंकि जो कुतुब मीनार का निर्माण का कार्य हो रहा होता है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक रहता है उसकी मृत्यु हो जाता है। और किसकी याद में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया था? तो यहाँ पर हो जाएगा सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो यहाँ पर थोड़ा सा नाम बड़ा हो सकता है, आपको याद रख लेना है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसके याद में करवाया गया था? तो सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में करवाया गया था। तो यहाँ पर थोड़ा सा नाम बड़ा हो जाएगा, लेकिन आपको याद में रखना है कि आखिर किसकी याद में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया था। अब बात कर लेते हैं कि आखिर यहाँ पर ये सभी तो जान गए कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, 2.5 दिन का झोपड़ा, कुतुब मीनार का निर्माण, तो ये सभी किसके द्वारा करवाया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। अब बात करते हैं कि आखिर जो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई। तो आपको बता दूं कि 1210 ईस्वी में जब कुतुबुद्दीन ऐबक चौगान या फिर पोलो भी बहुत जगह लिखा रहता है, चौगान या फिर पोलो एक खेल है जो कि घोड़े में चढ़कर खेला जाता है और उसको एक डंडा दे दिया जाता है और उस डंडे से गेंद को मारना रहता है। तो इस तरीके का खेल खेल रहा होता है और अचानक से कुतुबुद्दीन ऐबक गिर जाता है, घोड़े से गिर जाता है, जिसके कारण कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है 1210 ईस्वी में। तो इस तरीके से कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा गुलाम वंश की और दिल्ली सल्तनत की स्थापना की जाती है। तो यहाँ पर मेन टॉपिक को मैंने बता दिया कि आखिर किस तरीके से गुलाम वंश और दिल्ली सल्तनत की स्थापना की जाती है। और आपको बता दो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आखिर गुलाम वंश का दूसरा शासक कौन बना? तो वो बना था आराम शाह बना था। लेकिन जो आराम शाह रहता है वह मात्र 8 महीने ही शासन कर पाता है, 8 महीने ही शासन कर पाता है, क्योंकि जो आराम शाह रहता है वह अयोग्य शासक रहता है, यानी कि उसको पता नहीं रहता कि किस तरीके से शासन किया जाता है, और जिसके कारण वह इल्तुतमिश के द्वारा बंदी बना लिया जाता है। इल्तुतमिश इसको बंदी बना लेता है। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि आखिर आराम शाह और इल्तुतमिश किस तरीके से गुलाम वंश का यहाँ पर शासक के रूप में उभरते हैं। तो तब तक के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।